बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माहम कहानी में खुशामदीद। मज़ीद अच्छी और दिलचस्प कहानियों के लिए माहम कहानी को सब्सक्राइब कीजिए और माहम कहानी की वीडियोस को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। अशर आज यूनिवर्सिटी से आते हुए चिलहोज़े, मूंगफलियाँ, रेवड़ी के अलावा अपनी मनपसंद तिल के लड्डू भी लाया था। उसका इरादा आज मौज मस्ती का था। जब ही पहले घर के पिछवाड़े खुले किचन अहाते में, जिसके गेट ताऊ जी ने चार दीवारी कर छोड़ी थी, आग का अलाव रोशन किया। फिर बड़े एहतमाम से 5 कुर्सियाँ उसके अतराफ सेट की। एक छोटी सी टेबल पे ये खाने की तमाम चीज़ें रखीं। कुछ चाय बनाकर थर्मोस में भरी और ट्रे में कप सजाकर उन्हें भी टेबल पे रख दिया। अब आप लोग भी उठ जाओ। उसने टीवी के आगे किसी टॉक शो में मगन आकिब, फिजा और वलीद को बारी बारी हाथ पकड़कर खींचा। मगर क्यों? सबसे ज़्यादा इख्तलाफ वलीद को हुआ था। वो अभी उठकर स्टडी का इरादा बांध रहा था। उफ़क़ के उस पार, जहाँ ज़मीन व आसमान एक दूसरे से मिल जाते हैं। ज़मीन व आसमान के मिलाप का मतलब समझते हैं ना? उसका लहजा व अंदाज़ दोनों ही मायने ख़ेज़ था। फिज़ा ने चौंक कर देखा, जबकि वलीद ने घूर कर। आकिब हंसने लगा। समझते हैं जनाब। ये बताओ, तुमने वलीद को आसमान कहा है या ज़मीन? मैं अगर कुछ कहूँगा तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। समझने वाले नादान थोड़ी हैं। वो खूबसूरत मुस्कान के साथ किनखियों से वलीद को देखकर बदस्तूर उसका हाथ पकड़े साथ घसीट रहा था। वलीद ने संजीदा मगर सर्द निगाह उस पर डालकर गोया उसे हद में रहने की तायीद की, मगर वो बसोर उठा था। प्लीज़ वली भाई, हर वक्त मेरे टीचर ना बना करें। इस वक्त मेरा मूड अच्छा है। अपने बहुत कीमती वक्त में से थोड़ा सा इस मस्कीन को भी दे देना। सारी उम्र दुआएं देगा। उसके अंदाज में ऐसी रजायत थी कि वलीद गहरा सांस भर के जैसे बेबस हो गया था। प्लीज़ तशरीफ़ के टोकरे रखिए। मैं ज़रा एक और पहाड़ सर करके आऊँ ताकि कौर मुकम्मल हो। वो दांत निकालता वापस भाग गया। फिज़ा तो जैसे माहौल के सहर में गुम हो गई थी। तारीख सर्द रात, आसमान पे कहीं कहीं सितारा था, चाँद सिरे से गायब। ऐसे में खुले आसमान तले जलती आग के गिर्द अपनी मनपसंद शख्सियत की गुर्बत को महसूस करना बेहद खूबसूरत एहसास था। मोहतरम के इरादे ख़तरनाक लगते हैं। आकिब चेयर संभाल कर बैठ गया। फिज़ा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जब से वलीद ने वो इंकशाफ किया था, वो फितरी तौर पर उससे हिचकिचा रही थी। इस वक्त भी खामोशी से लिफाफों में से चीज़ें प्लेटों में मुंतकिल करती रही। आप बहुत खामोश हैं, खैरियत? आकिब ने कुछ अचंभे में घेर कर उसे देखा था। वलीद आकिब के बराबर चेयर संभालते हुए ख्वामख्वाह खंकारा, मगर आकिब का सारा ध्यान फिज़ा की जानिब था। वो पहले तो कभी ऐसे चुप नहीं रही थी। ये तशवीश फितरी थी। एनी प्रॉब्लम? वो अब के कुछ बेचैनी से गोया हुआ तो वलीद की हंसी छूट गई। नो नो प्रॉब्लम, बस आगाहियों की जद में है। वलीद ने किसी कदर शरारत से कहा तो फिज़ा ने बेइख्तियार मगर धमकी आमेज अंदाज में उसे घूरा था। खबरदार जो मज़ीद कुछ बोले आप, अभी उठ के चली जाऊंगी वरना। हाय हाय, ये गज़ब मत कीजिए, चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। मुस्कुराहट होंठों में दबाए वो मुसलसल उसे जज करने के मूड में था। आप अपने चिरागों की रोशनियों की खैर मनाइए। मौसूफ अभी पहाड़ सर करके लौटे नहीं हैं। वो सख्त चिढ़कर बोली। वलीद उसकी झंझनाहट पे और भी जोर से हंस पड़ा। हमारी बात मत कीजिए, हम साबिरों के कबीले में से हैं। तो आप बाज नहीं आएंगी? फिज़ा ने आंखें निकाली। ना हमारी मजाल। ये ले, होठों में उंगली भी रख ली। वो सहमने की अदाकारी करने लगा। आकिब दिलचस्पी से उनका मुकालमा सुन रहा था। फिर कुछ कहे बगैर ज़रा सा आगे झुककर टी पॉट से चाय कप में निकालने लगा। वैसे सर, आपकी खामख्याली है कि मौसूफ कुछ जानते नहीं हैं।
گھننے ہیں پورے ہماری گفتگو کے ایک ایک حرف سے آگاہ تھے کہ ہم کون سی ٹون میں کس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ خاموش رہ جائے یہ تو اب ناممکن تھا۔ فضا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شدید خفت کے عالم میں اسے ایک گھوسا دے مارا تھا۔ وہ خواہ بلبلانے لگا، مائی گاڈ، ریسلر تو نہیں رہی ہیں آپ کسی دور میں؟ مجھے تو عاقب کی ہڈی پسلیوں کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ فضا کوئی جواب دینا چاہ رہی تھی مگر اشر کے جواب ایمان کو آتے دیکھ کر اسی سے متوجہ ہو گئی۔ دن میں نہائی تھی محترمہ، مگر آنے سے اس وقت انکاری تھی کہ سردی لگ رہی ہے۔ اس لیے تو کہتا ہوں کھایا پیا کریں، ماڑی جان کے 100 سیاپے ہوتے ہیں۔ بیٹھیں یہاں۔ اشر نے اسے جو کرسی پیش کی وہ ولید کے برابر تھی۔ اس نے دانستہ اس کرسی کو چھوڑا اور جا کے فضا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ ولید کے بالکل مد مقابل تھی۔ درمیان میں آگ روشن تھی، نارنجی شعلوں کا رقص جاری تھا اور ان کی تپش اس کے ہوش ربا چہرے کو کچھ اور بھی حسین تر بنا کر دکھا رہی تھی۔ ولید کی نگاہ اپنے اختیار سے باہر ہونے لگی تھی۔ آپ سب کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا ہم یہاں وقت کو یادگار بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آغاز اشر حسن شاہ کریں گے، پھر حسب توفیق سب کو اپنا ذوق آشکار کرنا پڑے گا اور یہی اس محفل میں بیٹھنے کی شرط ہے۔ وہ چند ثانیوں کو خاموش ہوا، پھر گلا پھنکار کر بڑے درد مند سے انداز میں شروع ہوا تھا، نظروں سے نظریں ملائیں تو برا مان گئے، ہم نے آنکھوں سے کیا اشارہ تو برا مان گئے، محبتوں کا اظہار اپنوں نے بھی کیا تھا، حال دل ہم نے سنایا تو برا مان گئے، ہر بات پہ مسکرانا عادت تھی ان کی، ہم نے ذرا سا ہنسایا تو برا مان گئے، ہمیں آزمانے کی بات کرتے تھے وہ اکثر، جب ہم نے آزمایا تو برا مان گئے۔ پیار میں بے وفائی نہ کرنا اکثر وہ کہا کرتے تھے، اس بات کو ہم نے دہرایا تو برا مان گئے۔ یار اسے برا ماننے کے سوا بھی کچھ آتا تھا، لعنت بھیج ایسی لڑکی پہ۔ عاقب کی طرف سے مفت مشورہ حاضر ہوا۔ اشر نے فرمانبرداری سے سر ہلایا، پھر چلغوزوں کی پلیٹ سے مٹھی بھر کے اپنی شرٹ کی جیب میں منتقل کی اور تل کے لڈو اٹھا کر کھانے لگا۔ سبھی کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے سوائے ایمان کے، جو بند مٹھی تھوڑی پہ ٹکائے شال لپیٹے آگ سے بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ نگاہ جمائے ہوئی تھی، اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ولید اسے حفظ کر رہا تھا۔ چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، وہ گویا جیسے اسے دیکھتا ہوا پورے ماحول سے کٹ چکا تھا۔ ولی بھائی آپ کچھ سنائیے نا۔